नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के ऑनलाइन बैच जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच का इकोनॉमिक्स का क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ब्रह्मास्त्र बैच में इकोनॉमिक्स की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। जल्द ही आपकी ये क्लास कंप्लीट करवा दी जाएगी। बस आप लोग को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली क्लास हमारी है इकोनॉमिक्स की, तो इसे ध्यान से पढ़ना है। जिन लोगों ने ब्रह्मास्त्र बैच ऑनलाइन कुमार गौरव सर से पढ़ लिया है उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो और ध्यान से देखेंगे और इसका नोट्स अवश्य बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF प्रदान कर दिया जाएगा। पहली क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का परिचय, क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत और प्रकार कितने होते हैं। अगला हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या होता है। फिर फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत मनी, RBI, बैंकिंग और शेयर मार्केट पढ़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का परिचय देखेंगे। क्या होता है अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत परिचय, प्रकार और क्षेत्रक पढ़ा जाएगा। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ का अर्थ होता है मनी और शास्त्र से अर्थ है इसका स्टडी, यानी कि धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यदि हिस्ट्री में देखें तो अर्थशास्त्र एक बुक का नाम है जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई बुक है, लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र मतलब राजनीति विज्ञान से है। अर्थशास्त्र के केंद्र में मनी यानी धन होता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। मोस्ट पॉपुलर बुक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। सैमुअलसन ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास का विज्ञान कहा, यानी विकास का शास्त्र कहा सैमुअलसन ने। ये दोनों याद रखना है आपको। परिभाषा, इकोनॉमिक्स के टाइप कितने होते हैं। तो इकोनॉमिक्स दो प्रकार का होता है। एक माइक्रो टाइप्स होता है इकोनॉमिक्स का, एक होता है मैक्रो। माइक्रो से अर्थ है सूक्ष्म का यानी लघु, इसे व्यष्टि भी कहा जाता है। और मैक्रो का अर्थ होता है व्यापक, व्यापक क्षेत्र से संबंधित है, इसे हिंदी में समष्टि भी कहा जाता है। आइए डिटेल में समझते हैं क्या है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो यानी व्यष्टि, यह व्यक्तिगत आर्थिक इकाई, एक उत्पादक और एक उपभोक्ता की बात करता है। इसके अंतर्गत मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत दिया गया है। कीमत का सिद्धांत माइक्रो के अंतर्गत आता है, इसे प्राइस थियरी भी कहते हैं। एडम स्मिथ ने माइक्रो पर बल दिया यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बल दिया है। अब समझते हैं आगे हम मैक्रो क्या होता है यानी समष्टि। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यह व्यापक क्षेत्र में होता है। समाज कल्याण की बात की जाती है मैक्रो के अंतर्गत। आय एवं रोजगार का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। राष्ट्रीय आय की भी बात की जाती है। कीन्स ने जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बुक मैक्रो समष्टि की बात की है। कीन्स की पुस्तक का नाम अवश्य याद रखना है, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आगे समझते हैं हम क्या है लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग के नियम क्या है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको अवश्य ध्यान में रखनी है जिससे कि आपको आसानी होगी इकोनॉमिक्स पढ़ने में आगे की क्लास में। डिमांड, सप्लाई, ये बार बार शब्द आएंगे। तो क्या है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ती है यानी कि प्रोडक्शन भी बढ़ता है, याद रखना है। मांग बढ़ने पर कीमत में वृद्धि होती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो आपको 10 पेन लेनी होगी तो 50 रुपये लगेंगे। यदि एक पेन की कीमत 10 रुपये है
तो आप पेन को घटा देंगे। 5 पेन यानी कि आप उसकी संख्या को कम कर दिए, लेकिन आपका प्राइस वही रहा, दाम वही रहा 50 रुपये। क्योंकि आपके पास 50 रुपये है तो आप 5 ही पेन ले पाएंगे। इसलिए कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आती है। यदि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमारा घटेगा। दोनों बातों को याद रखना है। मांग बढ़ने पर कीमत में वृद्धि होती है, और ये भी याद रखना है कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आती है। यदि किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टमाटर की कीमत हाल ही में बढ़ा था तो बहुत लोगों ने उसकी मांग को कम कर दिया था। अपवाद देखते हैं। प्रतिष्ठावान वस्तु और मूल्यवान वस्तु, इसकी कीमत हमेशा ही या डिमांड में रहता है, चाहे कितना भी इसका मूल्य बढ़ जाए। जैसे है हीरा, एंटिक वस्तु, एंटिक पेंटिंग, एंटिक कम, इसकी प्राइस बढ़ने पर फिर भी इसका डिमांड कम नहीं होता है, इसलिए इसे प्रतिष्ठावान वस्तु या मूल्यवान वस्तु कहा जाता है। पैसे की कीमत नहीं समझते हैं शौकीन लोग, इसलिए कहा गया है कि कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। ये अपवाद में आते हैं। गिफेन वस्तु क्या होता है? दूसरा शब्द है गिफेन वस्तु। इसे गिफेन गुड्स भी कहा जाता है। ये नॉन लग्जरी गुड्स के अंतर्गत वस्तुएं आती हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, जो आवश्यक है हमारे डेली यूज के लिए, वो होती हैं गिफेन वस्तु। जैसे कि दाल, चावल, ब्रेड, बिस्किट, ये नॉन लग्जरी वस्तुएं हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। आय का बड़ा भाग इसी में खर्च होता है, गिफेन वस्तुओं में यानी नॉन लग्जरी वस्तुओं में। प्राइस बढ़ने पर भी इनकी डिमांड कम नहीं होती है, यानी डिमांड बढ़ती रहती है। ये नॉन लग्जरी वस्तुएं हैं, इनके बिना कार्य नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं एक स्थिति को। ब्रेड जो कि हमारी नॉन लग्जरी वस्तु है, इसे हमें यूज करना ही करना है। सभी घरों में ब्रेड यूज होते हैं, पर हमारे पास यदि पैसा है तो हम आइसक्रीम भी ले सकते हैं, पर ये नेसेसरी नहीं है, इसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन ब्रेड लेना अनिवार्य है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ब्रेड की कीमत एक पैकेट की 10 रुपये है और आइसक्रीम की कीमत एक पैकेट की है 50 रुपये, और हमारे पास है 100 रुपये। तो 100 रुपये हमें बस खर्च करने हैं, 100 रुपये इसी में से हमें सामान लेना है। तो हम जाएंगे दुकान पे तो 5 पैकेट ब्रेड ले लेंगे और 1 पैकेट आइसक्रीम, तो 100 रुपये यहाँ पर खर्च हो गए। लेकिन यदि ब्रेड के 1 पैकेट का दाम 15 रुपये हो जाता है, ब्रेड लेना हमें आवश्यक है, इसलिए हम ब्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पर आइसक्रीम जो कि 50 रुपये की 1 पैकेट है, इसे हम स्किप कर देंगे। क्योंकि यदि हम 5 पैकेट ब्रेड लेते हैं जो कि नेसेसरी है लेना, और 1 पैकेट लेंगे तो ये हो जाएगा 125, इसलिए हम यहाँ पर आइसक्रीम को स्किप कर देंगे और ब्रेड को बढ़ा देंगे। 1 पैकेट और ले लेंगे, बाकी 10 हो जाएगा 90 रुपये, और 10 रुपये हम अपना बचा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेड स्किप नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डेली यूज की वस्तु है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। आइसक्रीम के बिना काम चल जाएगा। तो यहाँ प्राइस बढ़ने पर भी पैकेट का यहाँ देख सकते हैं, ब्रेड के पैकेट का 5 रुपये प्राइस बढ़ा है, फिर भी इसका डिमांड कम नहीं हुआ है, क्योंकि लोग इसको खरीद लेंगे। ये डेली की वस्तु है, हो सकता है कल और भी इसका दाम बढ़ जाए, इस वजह से इसका डिमांड कम नहीं होने वाला है। तो ये रहे लग्जरी और नॉन लग्जरी में डिफरेंस क्या है, यानी गिफेन वस्तु क्या होता है आप समझ चुके होंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इसके सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। मूल रूप से 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स के, लेकिन वर्तमान में 5 सेक्टर हो चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स का प्राइमरी सेक्टर। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी से, तो आइए समझते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र, यह उत्पादन प्रकृति से प्राप्त किया जाता है,
उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसके अंतर्गत कृषि होता है, खनन, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन, ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कच्चा माल की प्रकृति, ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है प्राइमरी सेक्टर से। इसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नोट पॉइंट में देखते हैं, कृषि में 50% से अधिक श्रम बल संलग्न है, लेकिन कृषि का जीडीपी में योगदान केवल 17% है। यानी जीडीपी में योगदान कृषि का बहुत ही कम है कि मेहनत तो ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन जीडीपी या आय बहुत ही कम होती है कृषि से। कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जिसे हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है या फिर छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं क्या होता है छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। जैसे ये गेहूं का खेत है, इसमें कार्य केवल एक व्यक्ति का है, लेकिन उसका पूरा परिवार, यदि परिवार में 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों लोग इस खेत में कार्य में लगे रहते हैं, पर प्रोडक्शन जो होगा उससे फ़ायदा केवल आउटपुट हमें एक व्यक्ति का मिलता है। इसलिए जो उसमें 4 अन्य व्यक्ति हैं वो छिपे तौर पर बेरोजगार ही रह गए, क्योंकि आवश्यक बस एक आदमी का यहाँ पे था, लेकिन इसमें 5 लोग कार्य कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्रकार से बेरोजगार ही है। इसे कहते हैं छिपी बेरोजगारी, जो कि भारत में बहुत अधिक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र इकोनॉमिक्स का। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र को। खेत से गेहूं प्राप्त करने के बाद यदि हम फैक्ट्री लगा देते हैं, जो फैक्ट्री लगाई जाती है उस फैक्ट्री में ब्रेड बनेगा, बिस्कुट बनेगा, वह कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर। खनन से लोहा प्राप्त करने के बाद फैक्ट्री के द्वारा लोहे से कार बनाई जाती है, यह आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत, जिससे कि इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। गन्ने का फैक्ट्री लगाया जाएगा जहाँ पे चीनी बनाया जाएगा, यहाँ वैल्यू का एडिशन हो रहा है। टमाटर की फैक्ट्री लगाएगी, वहाँ पे सॉस बनेगा और यह सॉस महंगे दाम में, टमाटर से अच्छे दाम में सॉस बिकेगा। कच्चा माल लेकर के जो कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है उसमें वैल्यू का एडिशन होता है, यानी वस्तु बनाने में समय, मजदूर इत्यादि लगता है। उसके बाद से आप मशीन लगाएंगे, श्रमिक लगाएंगे, तो उस वस्तु में वर्धन यानी मूल्यों का वर्धन होगा। इसलिए सेकेंडरी चीज़ों से ज़्यादा फायदा होता है। यदि आप सीधे गेहूं को बेचेंगे तो आपको कम पैसा मिलेगा, यदि उससे आप ब्रेड बना के बेचेंगे तो आपको उससे अधिक दाम मिलेगा। श्रमिक के बारे में समझते हैं। श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कुशल श्रमिक यानी स्किल्ड, और दूसरे होते हैं अकुशल। कुशल श्रमिकों का डिमांड अधिक होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस कार्य को किस अनुपात में करना है। इसलिए सरकार कुशल श्रमिकों पर ज़्यादा जोर दे रही है और उन श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए कई योजनाएं स्टार्ट की गई हैं सरकार के द्वारा। अकुशल श्रमिकों को पैसा भी कम मिलता है, क्योंकि इनके पास कोई कुशलता नहीं होती है, ये नॉन स्किल्ड होते हैं। इन्हें जिस प्रकार से बताया जाएगा उसी प्रकार से ये कार्य करेंगे। इनके पास स्वयं कोई भी स्किल नहीं होती है। जो अकुशल मजदूर होते हैं उन्हें ब्लू कलर जॉब कहा जाता है, और जो कुशल मजदूर होते हैं उन्हें वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। कुशल मजदूरों को मजदूरी भी अच्छी मिलती है, अकुशल मजदूरों को मजदूरी भी कम मिलती है, लेकिन इनकी मेहनत सबसे ज़्यादा होती है। निर्माण, कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण में क्या अंतर है? तो निर्माण के अंतर्गत जैसे कि घरों का, बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, लेकिन विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में ये कार की मैन्युफैक्चरिंग, आप लोगों ने सुना होगा कि कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना कि कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कार के कई सारे पार्ट्स अलग अलग जगहों पे बनाए जाते हैं, फिर उसे एक फैक्ट्री में ला करके कार बनाई जाती है, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। और घर या बिल्डिंग के निर्माण को
कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। गैस, जल, विद्युत आपूर्ति इत्यादि इसके लिए आवश्यक होते हैं। तृतीयक क्षेत्र देखते हैं, क्या है? टर्शियरी सर्विस सेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखेंगे। सर्विस सेक्टर, इसके अंतर्गत आता है परिवहन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, शिक्षा, बीमा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, परिवहन में हम पैसा देते हैं तो हमें मोटर वाहनों के द्वारा सर्विस प्रदान की जाती है। बैंकों में हम अपना धन जमा करते हैं, बैंक के द्वारा हमें सर्विस प्रदान की जाती है, बदले में हमें टैक्स देना पड़ता है। हॉस्पिटल में आप जाते हैं, पर्ची कटवाते हैं, डॉक्टर आपको सर्विस देता है। शिक्षा में भी टीचरों के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किए जाते हैं वह भी एक प्रकार की सर्विस है, बदले में आप फीस पे करते हैं। बीमा भी एक प्रकार की सर्विस है। आपको ध्यान से समझना है, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा योगदान होता है तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक है। अगला है चतुर्थ सेक्टर और ये पंचम सेक्टर। इसे क्वार्टरनरी और क्वाइनरी भी कहा जाता है। चतुर्थ सेक्टर को क्वार्टरनरी और पंचम को क्वाइनरी कहा जाता है। चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत अनुसंधान आते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रियाँ आती हैं, वैज्ञानिक आते हैं, रिसर्च आते हैं। इसे वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। और पंचम यानी क्वाइनरी के अंतर्गत पॉलिसी मेकर व्यक्ति आते हैं। हमारे पीएम मोदी भी इसी के अंतर्गत आएंगे। जो लोग नीतियां बनाते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, चाहे वो कोई एमडी हो, सीईओ हो, गवर्नमेंट हो, जो लोग नीतियां बनाते हैं उन्हें पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है यानी क्वाइनरी के अंतर्गत। ये गोल्ड कॉलर जॉब कहलाता है। अब समझते हैं क्या है उत्पादन यानी प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन केवल दो चीज़ों का हो सकता है, एक तो वस्तु का प्रोडक्शन हो सकता है, दूसरा सेवा का। आप किसी भी चीज़ को दो तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई वस्तु दे करके या फिर सेवा दे करके। प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए यानी उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, तो उत्पादन के 4 साधन हैं। सबसे पहले हमें कोई फैक्ट्री, फॉर एग्जाम्पल यदि हमें टमाटर के सॉस बनाने के लिए फैक्ट्री यदि हम स्थापित करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए पूंजी यानी कैपिटल चाहिए, फिर चाहिए श्रमिक, उसमें कार्य करने के लिए लेबर चाहिए, भूमि चाहिए फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, उद्यमिता भी होनी चाहिए क्योंकि उद्यमिता में होता है जोखिम लेने की क्षमता। किसमें जोखिम लेने की क्षमता कितना ज़्यादा होती है, यह होता है उद्यमिता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई व्यक्ति आईएएस की नौकरी छोड़ करके कोई कोचिंग, आप विकास दिव्यकीर्ति सर से समझ सकते हैं जोखिम लेने की क्षमता। आईएएस की नौकरी छोड़ करके उन्होंने दृष्टि आईएएस कोचिंग की स्थापना की। इसे जोखिम लेने की क्षमता से आप समझ सकते हैं। यदि आप एक अच्छे उद्यम व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर उद्यमिता की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके पास पूंजी होगी तो उसका ब्याज लगेगा। श्रमिक यदि आप लगाएंगे तो उन्हें मजदूरी देंगे, मजदूरी प्रदान करेंगे। भूमि यदि आप किसी को देंगे तो वो एक संसाधन के रूप में यूज होगा, आप उसे रेंट या लगान उसका देना होगा। उद्यमिता यदि आप जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट प्राप्त होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।